हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आज हम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री यानी कि मिडाइवल लिटरेचर के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एंशियंट लिटरेचर के बारे में और आज का जो वीडियो है वो है स्पेशल मिडाइवल लिटरेचर के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिडाइवल जो हिस्ट्री है बेसिकली चौसर से मानी जाती है, जैसे हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं। और ये भी कहते हैं कुछ लोग कि मेन जो हिस्ट्री है, मेन जो लिटरेचर है वो आपके मिडाइवल हिस्ट्री से ही शुरू होता है। और मिडाइवल हिस्ट्री में चौसर जो है, चौसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौसर के बाद ही हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीरियड है मिडाइवल जो हिस्ट्री है, यानी कि चौसर का जो टाइम है, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शंस में, यानी कि फर्स्ट है आपका बिफोर चौसर, सेकेंड एज ऑफ चौसर और थर्ड है आफ्टर चौसर। यानी कि फर्स्ट है बिफोर चौसर, सेकेंड एज ऑफ चौसर और थर्ड है आफ्टर चौसर। आफ्टर चौसर जो पीरियड है इसको हम द एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेसिकली आफ्टर चौसर एंड एज ऑफ चौसर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और आज का डिस्कशन केवल बिफोर चौसर और एज ऑफ चौसर के बारे में है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए, बिफोर चौसर में क्या होता है, इसमें आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में जो ईयर था, यानी कि एंशियंट जो पीरियड था वो आपका कहाँ तक था, 1066 AD तक था। ये आपका एंशियंट पीरियड था। तो इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर 1066 में आपके नॉर्मन जो हैं, यानी कि एंग्लो जो नॉर्मन जो लास्ट में मैंने बताया था वो आए थे। यानी कि एंग्लो नॉर्मन बेसिकली थे कौन, ये थे समुद्री लुटेरे थे। तो इन्होंने फ्रांस पर अटैक किया। ये बहुत ही पावरफुल थे लड़ने में, फ्रांस पर अटैक किया तो फ्रांस ने इनके सामने हार मान ली और अपना जो नॉर्थन प्लेस था, कौन सा प्लेस, नॉर्थन प्लेस जो था, नॉर्थन जो प्लेस था उसका जगह का, तो वो उनको दे दिया। और वहाँ पर वो जो लुटेरे थे बस गए। और जब वो लुटेरे वहाँ बस गए थे तो वहीं की लेडी से उन्होंने शादी की और वहीं के कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। और उस कल्चर में बहुत ही अच्छी तरह से रम चुके थे वो लोग, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह पॉलिश हो चुके थे उस फ्रांस के कल्चर में। जो काफ़ी टाइम हो गया उनको, वो वहाँ की सारी चीज़ें सीख चुके थे। तो फिर वो इंग्लैंड में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर लड़ने की पावर तो पहले से थी, वो उस चीज़ को भूले नहीं थे, उनके खून में शुमार थी वो चीज़ें। तो इंग्लैंड में आए और इंग्लैंड में आकर के उन्होंने वहाँ पर अटैक किया और उनकी वहाँ की रूलिंग पावर अपने हाथ में ले ली। तो इस तरीके से इंग्लैंड का कल्चर और आपकी फ्रांस का जो कल्चर है वो मिक्स हो गया। तो उसके बाद पहले वहाँ पर ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन जब ये नॉर्मन वहाँ पर गए थे तो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, क्योंकि इन्होंने वहाँ रह करके वो लैंग्वेज सीख ली थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज और जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी उनका जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर से वहाँ की जो लैंग्वेज बनती है वो बनती है आपकी एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। एंग्लो नॉर्मन ये लैंग्वेज बनती है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वहाँ जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी उससे मिक्स होकर के, और फ्रेंच जो लैंग्वेज है उससे मिक्स होकर के, तो ये लैंग्वेज वहाँ से निकल करके आती है। तो ये जो थे, यानी कि जो नॉर्थन प्लेस में रहने वाले जो पर्सन थे, नॉर्मन जो थे, ये 1066 से यहाँ पर रहते हैं। और 1066 से लेकर के 1200 तक ये वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पहले वहाँ चल रही थी, उनकी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी वो उस टाइम में दब जाती है, एक नई लैंग्वेज निकल करके आती है। वो नई लैंग्वेज जो होती है वो होती है आपकी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वहाँ पर उभर करके आती है। और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को लोग बिल्कुल ही भूल चुके होते, क्योंकि वहाँ पर जो पावर में थे वो कौन थे, ये एंग्लो सैक्सन, यानी कि जो एंग्लो नॉर्मन थे। तो वो जो पावर में थे वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यही यूज़ करते थे, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो यही लैंग्वेज वहाँ के लोगों के बीच में भी आ चुकी थी। तो बिफोर चौसर के बाद आता है आपका एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का जो टाइमिंग है 1300 से लेकर के 1400 AD तक है।
और एज ऑफ चौसर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर है वो है आपके चौसर। चौसर का जो टाइमिंग है 1340 से लेकर के 1480 तक है और चौसर का फुल नेम है जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग होती है। बेसिकली पहले भी होती थी लेकिन यहीं से जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है लिटरेचर का, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इवन इनको द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। इस पीरियड में एज ऑफ चौसर में कुछ हिस्टोरिक इवेंट हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि 100 ईयर वॉर, यानी कि इसमें एक वॉर चला था 100 सालों तक पीजेंट के बीच में, किसानों के बीच में। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट किया था जो कि जाना जाता 100 ईयर वॉर के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद इसमें ब्लैक डेथ बेसिकली जैसे कि आज जो चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी चल रही, उसी तरह उस टाइम में प्लेग हुआ था। प्लेग इतनी बुरी तरह फैला था कि वहां की जो आबादी थी 60% आबादी साफ कर दी थी इंग्लैंड में। तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया था ब्लैक डेथ दिया गया था, क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेग, क्योंकि प्लेग की वजह से वहां की 60% आबादी बिल्कुल साफ कर दी थी इस प्लेग ने। जैसे कि आज कोरोना की वजह से पूरा देश इससे, पूरा वर्ल्ड इससे लड़ रहा कोरोना से, उसी टाइम पर ऐसे ही प्लेग भी फैला था। तो इस टाइम पे एज ऑफ चौसर में, यानी कि जो चौसर की कुछ बुक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो उनको याद रखना है आपको, जैसे कि ट्रायलस एंड क्रेसिडी। ट्रायलस एंड क्रेसिडी ये फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर का। द बुक ऑफ डचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, द हाउस ऑफ फेम, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 29 टेल है, 29 ही कैरेक्टर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी ये जो क्रिएशन है इनकी। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल, ये इनकी इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, आप इनको याद कर सकते हैं एग्जाम के व्यू से। तो फ्रेंड्स, एज ऑफ चौसर में यानी कि जो चौसर का जो टाइमिंग है बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड रहा है, क्योंकि इसमें सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे। इनका जो टाइमिंग था 1324 से लेकर के 1384 का था। तो इनको जॉन वाइक्लिफ ये ऐसे फर्स्ट कैंडिडेट थे जिन्होंने उस टाइम पर जो कैथोलिक चर्च था उसको अपोज किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो कैथोलिक जो चर्च था ना, एज अ पॉलिटिकल फंडे के रूप में उस टाइम पर लोग यूज करते थे। वो लोगों को एक तरीके से दबाता था, यानी कि अपने अनुसार लोगों से काम करवाता था, जो कि सही नहीं था। यानी कि उसमें वाकई में जो रिलीजियस जो वर्क्स हैं उन पर ध्यान न देकर के पॉलिटिशियंस के रूप में उस चर्च को यूज किया जाता था। तो इन्होंने उस चीज का अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि इस चीज को रिवाइव किया जाए, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी जो है क्रिश्चियनिटी के रूप में उसको पुनर्जीवित किया जाए, इसको एक सही ढंग से चर्च को एस्टेब्लिश किया जाए। तो इसीलिए इनको द राइजिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ को। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो बाइबल जो ग्रंथ है, बाइबल को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था, ट्रांसलेट किया था, वहाँ की जो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ट्रांसफॉर्म किया था जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ के बाद एक जो राइटर है गोवर आते हैं। गोवर का जो फेमस जो वर्क है वो है कन्फेसियो अमेंटिस। हालांकि इनकी और भी वर्क्स हैं लेकिन वो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे गए, और ये जो लिखा गया वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉन स्केल्टन है। जॉन स्केल्टन की द गार्डन ऑफ लॉरेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके बाद आते हैं आपके जॉन लिजेट। जॉन लिजेट के जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है लंदन लिपेनी, द टेम्पल ऑफ ग्लास, फॉल ऑफ प्रिंसेस। तो इस तरीके से इस एज में ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और चौसर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेने वाले हैं लिटरेचर का, उसमें आएगा द एज ऑफ रिवाइवल, यानी कि इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर चौसर भी कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।